हेलो। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी जल्दी चैट में लिखिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, समीर राज, शैलजा राजे, गुड इवनिंग। अशोक सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज का ये लेक्चर एक प्रकार से ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स का मतलब है, आज का ये लेक्चर एक प्रकार से ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स क्या होता है पहले आप लोग समझिए। ये लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास से 12th क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप 12th पास आउट हो गए हैं और CUET देने का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 10th से 11th में जा रहे हैं, सबके लिए ये रिलीवेंट है। बहुत ज़्यादा यूज है इसका हर जगह पर। चाहे आप 11th से 12th जा रहे हैं तो 12th में तो पूरा आपको यहाँ इसका इस्तेमाल दिखेगा। आप 12th पास आउट हो गए हैं, CUET देने जा रहे हैं, या फिर JEE नीट का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो भी ये लेक्चर आपके लिए रिलेवेंट है। और 10th to 11th स्टूडेंट्स के लिए भी ये रिलेवेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो जैसा आप लोग देखें कि हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वेक्टर। और वेक्टर हो सकता है बच्चा लोग, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला लेक्चर देख लेने के बाद आपको वेक्टर का ट्रू फील हो जाएगा। आपको सही तरीके से वेक्टर क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। और सिर्फ रटा हुआ ज्ञान नहीं रहेगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आप एकदम आराम से बने रहिएगा लास्ट तक। और मैं चाहता हूं कि ये क्लास इंटरैक्टिव हो, इसलिए आप बीच बीच में क्वेश्चन मैं भी पूछता रहूंगा आपसे, और आपको भी जवाब देना है। अच्छा, ठीक ठीक है। सलमान खान के मूवी के जैसा इसको नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि सलमान खान का मूवी देख रहे हैं उस टाइप से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। चैप्टर का नाम है वेक्टर, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग समझते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होता है, किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? वो हर क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मतलब कि माप सकते हैं, और उसके साथ में एक प्यारा सा यूनिट लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से मैं कहूंगा, वो हर क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और उसके साथ में एक प्यारा सा यूनिट लगा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मास। क्या तुम अपने वजन को नहीं माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो। 2 kg, 5 kg, 10 kg, यूनिट भी होता है इसका, kg, ग्राम। लेंथ, लेंथ को मापते हो कि नहीं मापते हो? स्केल से तुम लेंथ माप सकते हो अपना।
तुमको पता होगा अपना लेंथ कि हम 5 फीट के हैं, 5 फीट 7 इंच के हैं, 8 फीट के हैं। इसका यूनिट भी होता है मीटर, सेंटीमीटर, फुट, फीट। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर टाइम, टाइम को भी हम माप सकते हैं। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, जरा कमेंट करके बताइएगा तो आप लोग, क्या हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे। सर हम लोग फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे फोर्स को मेजर करेंगे? जैसे तुम्हारा वजन है 50 किलो, तो 50 गुना 10, 500 न्यूटन फोर्स से धरती माता तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। ये हो गई, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या लव ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? लव ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? प्यार, क्या प्यार भी फिजिकल क्वांटिटी है क्या? बताना तो जरा। ऑब्वियस सी बात है, प्यार को हम लोग माप तो नहीं ना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं क्या कि हम तुमको 2 केजी प्यार करते हैं, या तुमको हम 5 किलो प्यार करते हैं, 100 ग्राम प्यार करते हैं? सब लोग नो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हेट्रेट, हेट्रेट फिजिकल क्वांटिटी है क्या? क्या हेट्रेट को माप सकते हैं? हम किसी को कह सकते हैं कि हम तुमसे 2 किलो नफरत करते हैं, 5 किलोमीटर नफरत करते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? हेट्रेट भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो हर क्वांटिटी जिसमें 2 क्वालिटी हो। पहला तो वो मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। प्लस उसका अपना एक यूनिट होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। वो हर क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो उसको माप सकते हैं, और उसके साथ में एक प्यारा सा यूनिट लगा सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सर फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप का होता है? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है सर। पहले वाले को बोलते हैं स्केलर, और दूसरे वाले को बोलते हैं वेक्टर। कुछ लोग कहेंगे कि सर एक और होता है टेंसर। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग से नहीं होता है, ठीक है। स्केलर, वेक्टर, टेंसर का ही टाइप है। तो सर फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब आप पूछोगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं सर, और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? बहुत सही सवाल है सर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पहले समझिएगा। वो हर क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या बोल गए हम? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर? वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू डिफाइन इट, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर तुमसे तुम्हारा कोई मास पूछता है, वजन पूछता है, तो तुम सीधे क्या बोलते हो कि मेरा वजन 50 किलो है, 55 किलो है, 60 किलो है। तुम ऐसा नहीं ना बोलते हो कि मेरा वजन 60 किलो है नॉर्थ की तरफ, या 55 किलो है साउथ की तरफ। ऐसा तो नहीं कहते हो तुम सीधे कहते हो कि मेरा वजन 55 किलो है। या फिर तुम टमाटर खरीदने जाते हो मार्केट से, तो मार्केट में तुम क्या कहते हो कि भैया हमको 5 किलो टमाटर दीजिए नॉर्थ की तरफ, या 4 किलो टमाटर दीजिए साउथ की तरफ। ऐसा तो तुम नहीं कहते हो, तुम सीधे कहते हो भैया 5 किलो टमाटर दीजिए। 5 किलो टमाटर, इसको बताने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या होता है स्केलर बेटा? विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है।
डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर मास, ठीक है, वजन को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है ना। तुम लोग मेरे सामने नहीं हो तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हम समझा रहे हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, चलो समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं, कैमरा है सामने, तो पता नहीं चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो खैर अच्छी बात है। तो क्या बोला मैंने कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल भी हम एक दिए, बहुत सारा है वैसे तो, लेकिन एक दे दिए मास। लेकिन इतना बोलना काफी नहीं होगा, ठीक है। यह भी बताना पड़ेगा कि क्या हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन जोड़ने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक लगाते हैं क्या? नहीं। अगर तुम्हारा वजन है 50 केजी, 5 केजी जोड़ देंगे, 5 केजी बढ़ा लिए तुम अपना वजन किसी प्रकार से, तो 50 जोड़ 5 55 किलो तुम्हारा वजन हो जाएगा। तुम्हारा वजन है 70 किलो, तुम 5 किलो अपना वजन घटा लिए डाइटिंग करके, तो तुम्हारा वजन 65 किलो हो जाएगा। क्या तुमको इसके लिए कोई साइन थीटा कोस थीटा कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? कुछ नया सीखना पड़ा क्या? नहीं ना। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा से आलू गाजर की तरह जोड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास 10 किलो आलू है, अगर तुम्हारे पास 10 किलो आलू है, कोई तेरे को 5 किलो आलू और दे दिया, तो 10 किलो और 5 किलो कितना किलो हो गया? 15 केजी आलू, ठीक है। 15 केजी आलू हो गए। क्या इसको डिफाइन करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक का जरूरत पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं सर? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है और जिसको सिंपल अलजेब्रा से आलू गाजर की तरह जोड़ सकते हैं, उसी को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर है? सिंपल आलू गाजर की तरह जोड़ देते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए। अगला, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, मान लो कि एक ब्लॉक है, तुमको कोई बोलता है कि इस ब्लॉक को धक्का दो, और तुम इस ब्लॉक को धक्का दे करके इधर पहुंचा दिया। वास्तविकता में हमको इस ब्लॉक को, इस डब्बा को इधर लाना था, तो तुम काम गलत किए और जो तुमको बोला था वो बात भी गलत बोला। बताना चाहिए था कि इस ब्लॉक को धक्का दो इधर, या फिर इस ब्लॉक को धक्का दो इधर। धक्का मतलब क्या? फोर्स। तुम एक चीज देख रहे हो कि नहीं कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ रहा है ना। यानी कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी, तुम्ही को घर में कोई बोलता है कि इस चेयर को धक्का दो, या इस डब्बा को धक्का दो, इस टेबल को धक्का दो, तो तुमको बोलता होगा इस टेबल को इधर धक्का दो, या उधर धक्का दो, यहां धक्का दो, वहां धक्का दो। अरे कुछ तो बोलता होगा, या फिर सिर्फ बोलता है इस टेबल को धक्का दो, ऐसा तो नहीं कहता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, जैसे फोर्स को धक्का देने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ रहा है कि इधर दो, उधर दो, यहां दो, वहां दो, जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं सर। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है सर? वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच requires direction, which requires direction to define it। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक ले लेते हैं फोर्स। ठीक है, और भी बहुत सा है पर एक ले लेते हैं अभी फिलहाल में तो फोर्स। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले तुमसे पूछे थे कि 10 केजी आलू है तुम्हारे पास और 5 केजी तुमको कोई दे दिया तो हो गया 15 किलो। अब अगर हम पूछते हैं तुमसे कि एक डब्बा है, ठीक है, इसमें कोई एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा,
कोई एक और बंदा आकर के अगर इसमें 10 न्यूटन ही फोर्स लगाए तो क्या हम लोग 10 और 10 20 बोल सकते हैं कि दोनों में इसमें 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन से लगाए तब तो भैया ठीक है, 10 और 10 20 हो जाएगा। पर अगर एक फोर्स इधर से 10 लग रहा है और एक फोर्स इधर से 10 लग रहा है, उस केस में 10 और 10 0 हो जाएगा। अगर कोई इधर से 10 न्यूटन लगा रहा और कोई इधर से 10 लगा रहा तो 10 और 10 10√2 हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को क्या हम लोग आलू गाजर के जैसा जोड़ सकते हैं कि इधर से 10 लग रहा, इधर से 10 लग रहा, तो 10 और 10 20 ऐसे बोल सकते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी को आलू गाजर के जैसा जोड़ना पॉसिबल नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो क्या बोले हम, वेक्टर को आलू गाजर के जैसा जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक सीखते हैं। सिंपल अलजेब्रा से यह नहीं जुड़ता है। उन स्पेशल टेक्निक्स को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो कोई अगर आपसे आज के बाद पूछे कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो सीधे सीधे कहना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है उसको वेक्टर कहते हैं। दूसरा बात कि स्केलर क्वांटिटी को सिंपल आलू गाजर की तरह सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल आलू गाजर की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आज तक अभी हम बोले कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग आलू गाजर के जैसा नहीं जोड़ सकते हैं। स्केलर को जोड़ना तो सबको आता है कि 20 किलो जोड़ 5 किलो 15 किलो इस टाइप से, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना तो सबको नहीं आता है। वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे जोड़ा जाता है ये नहीं आता है। एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को जानकारी ही बहुत कम है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा हम लोग को करना जरूरी है। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले वेक्टर का पूरा आज कहानी बताते हैं, ठीक है। ये क्लास कर लेने के बाद आपको बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा कि आपको बहुत कुछ आता है वेक्टर के बारे में, ठीक है, भले से आप पहले पढ़ रखे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब हम लोग आगे देखेंगे वेक्टर की कहानी। हम लोग वेक्टर की पूरी कहानी आज समझेंगे कि वेक्टर की कहानी क्या है। वेक्टर की कहानी, चलिए मैं आपको सुनाता हूं वेक्टर की कहानी। फिर से कह रहे हैं आप लोग को आलसी नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनना है, पूरे जोश के साथ सुनना है। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिख करके बताओ, तब ना मजा आएगा। कैमरा देख के फील नहीं आ रहा है क्योंकि चलिए बहुत बढ़िया। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर की कहानी हम लोग अब देखने वाले हैं। वेक्टर की कहानी पूरा वेक्टर का पूरा कुंडली खोल के मैं अभी आपके पास रखने वाला हूं। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं वेक्टर की कहानी ना लिख करके चलो वेक्टर की कुंडली लिख देते हैं हम लोग। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? अरे
ऐसा क्यों? वेक्टर की कुंडली में लिख देता हूं यहां पे, वेक्टर की कुंडली। जब हम लोग कुंडली खोलते हैं, किसी का भी कुंडली बनता है, कुंडली जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसका नोमेनक्लेचर, नामकरण होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग वेक्टर का नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग वेक्टर का नोमेनक्लेचर करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर का नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है लिखा है, ए। अभी हम वेक्टर का नामकरण करना तुमको बता रहे हैं, ये क्या लिखे हैं, ए, क्या, ए। अगर हम इसके ऊपर एरो लगा दे, मुंडी में इसके तीर लगा दे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। ये क्या लिखे, कोई भी एक अल्फाबेट लिख दिए, बी। इसके हेड में ऐसे एरो लगा दिए, क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर बी। ये क्या लिखे हैं, एफ। इसके हेड में एरो लगा दिए, अब इसको बोलेंगे वेक्टर एफ, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, क। इसके भी हेड में एरो लगा के वेक्टर का बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, है कि नहीं। अल्फाबेट चाहिए, हम लिख दिए ख। इसके भी हेड में एरो लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ख। तो किसी भी अल्फाबेट के हेड में एरो लगा देंगे, उड़ता हुआ तीर लगा देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये इसी तरह से वेक्टर का नामकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे फोर्स है, तो पूरा फोर्स लिख के वेक्टर नहीं लिखेंगे, फोर्स किससे शुरू होता है, एफ से, तो उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दिए, तो ये बन गया वेक्टर एफ, ठीक है जी। तो ये है, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगा दिए तो वो बन जाता है वेक्टर का, वो नाम हो जाता है, वेक्टर का सिंबल हो जाता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर एफ, वेक्टर क, वेक्टर ख, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये तो था वेक्टर का नामकरण का तरीका। दूसरा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है वेक्टर का। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आखिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखते हैं हम लोग कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है जी। सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। वेक्टर को आप लोग रामायण देखे हैं ना, रामायण में जो तीर चलता है वैसे ही उड़ते हुए तीर से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला 5 से 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत यूज होगा सबके लिए इसका, ठीक है। उड़ते हुए तीर से, इस एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बाबू, ये जो वेक्टर का आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं हेड। क्या नाम दे देते हैं, हेड। हेड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हेड को, सिर, ठीक है। और ये जो वेक्टर का पीछे वाला पार्ट है ना बाबू, इसको हम लोग नाम दे देते हैं टेल। टेल मतलब पता है ना क्या होता है, पूछ, पूछ नहीं, पूंछ, पूंछ। आगे वाले को हेड और पीछे वाले को पूंछ, ठीक है जी। अब तुम लोग सोचोगे सर ये एरो से पता क्या चलता है। देखो ये एरो ना हम लोग को दो बात बताता है, दोनों बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये एरो हम लोग को कितना बात बताता है, दो बात। इस एरो से हमको दो बात पता चलता है, ठीक है। पहला तो पता चल जाता है हमको वेक्टर का डायरेक्शन, और दूसरा पता चलता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस देखते जाना, हम सब तुमको सिखा देंगे, ठीक है। आपको दो बात याद रखना है, ठीक है। कसम है तुमको कि तुम ये दो बात याद रखोगे। इस पृथ्वी में, इस धरा में तुम्हारे आने का मकसद ही था कि तुमको ये दो बात याद होना
चाहिए। सबसे पहला बात कि वेक्टर का जो ये आगे वाला पार्ट है जिसको हम लोग हेड बोल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर का हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। पहला बात ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि ऐसे एक वेक्टर कोई बना दिया तेरे पास, तो तुम देखोगे ये वेक्टर है, ये तो ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है वेक्टर F1। मान लो ये वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम तुमसे पूछ लिए बाबू कि बताओ ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर या उधर, तो तुम बोलोगे इधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वेक्टर का हेड इधर है। उसी तरह मान लो कि ये वेक्टर है F2, ये किधर लग रहा है, इधर। ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि उधर लग रहा है? तुम कहोगे उधर लग रहा है। काहे कि वेक्टर का हेड इधर डिनोट कर रहा है। क्लियर है जी? मान लीजिए कि ये भी एक वेक्टर हो सकता है। बताओ ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, इधर, टिन या टन। आपको समझ में आ रहा होगा, ये टिन ऐसे लग रहा है, ठीक है जी। तो वेक्टर का हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ये हम समझ सकते हैं। वेक्टर का हेड वेक्टर का क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। दूसरा बात जरूर याद रखना, वेक्टर चीख चीख कर कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। वेक्टर चीख चीख कर कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। जैसे जितना ज्यादा वेक्टर का लेंथ रहेगा उतना ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे यहां हम तीन वेक्टर जैसे समझाते हैं तेरे को हम, वेक्टर का हेड ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? वेक्टर का लेंथ जो होता है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। दो बात हम क्या बोले? पहला बोले वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? हेड। जिधर हेड रहता है वही वेक्टर का डायरेक्शन होता है। दूसरा बात हम क्या बोले कि वेक्टर चीख चीख के कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का लेंथ ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है जी। हम आपसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं अब जरा, इससे थोड़ा और समझाते हैं इस वाले को। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर हम बना दिए बाबू, ठीक है। चलो इस वेक्टर का लंबाई है मान लो 4 सेंटीमीटर। मान लो, मानने में क्या जाता है, 4 मीटर का है नहीं, 4 मीटर का तुम बना दोगे अपने कॉपी में। पहले तुमको बताना है इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो तुम कहोगे इधर है सर, ये फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि हेड इधर है, ठीक है। दूसरा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना फोर्स लग रहा है? 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। इधर लग रहा है फोर्स और कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। तुमसे कोई पूछ लिया, ठीक है, चलो ये तो तुम ही लोग बताओगे बताने का कि ये 5 सेंटीमीटर का है। थोड़ा लंबा बना देते हैं, ठीक है। तुमको बताना है पहला तो ये फोर्स किधर लग रहा है, ये इधर लग रहा या उधर लग रहा, पहला बात। और दूसरा बात बताओ ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ। पहले बताओ इधर लग रहा है कि उधर लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। फटाफट कमेंट में ये करो, रेस्पॉन्स करो इसको, जल्दी जल्दी। पांच न्यूटन लग रहा है, वेरी गुड। पांच न्यूटन लग रहा है और उधर लग रहा है, क्लियर है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये आपको बहुत काम आएगा। अभी मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत लोग अटकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जाकर के। क्यों से अटकते हैं? समझ नहीं है, वेक्टर का सही समझ नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं।
दो बात मैंने बताया, वेक्टर का हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और दूसरा वेक्टर का लेंथ जो होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है, ये दो दोस्तों को मिला, लीलावती और मैं लीलावती को नहीं बनाता हूं, दो दोस्तों को मिला, लीलावती और कलावती। लीलावती और कलावती दो दोस्तों को मिला ये एक बैग, ठीक है। अब क्या होता है कि लीलावती और कलावती दोनों इस बैग में, इस डब्बे में फोर्स लगाती हैं। इधर से फोर्स लगा रही है लीलावती और इधर से फोर्स लगा रही है कलावती। जाहिर सी बात है, पैसे से भरा हुआ बैग मिला है तो दोनों चाहेगी कि ये जो रुपया है, ये जो डॉलर है, ये मेरे घर जाए। तो लीलावती और कलावती दोनों फोर्स लगा रही है। तुम बता सकते हो लीलावती का घर किधर है? ऑब्वियस सी बात है, तुम बता सकते हो लीलावती का घर किधर है, इधर। देखो ये वेक्टर का ये देखो वेक्टर का साइन, लीलावती इधर फोर्स लगा रही है ना, तो इधर हो गया लीलावती का घर। और कलावती का घर किधर है? इधर होगा कलावती का घर। क्यों? क्योंकि कलावती इधर फोर्स लगा रही है, इसका वेक्टर का डायरेक्शन ये है। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना तुम लोग कमेंट करके। हम चार ऑप्शन देते हैं तुम लोग को कि ये जो पैसे से भरा हुआ बैग है ये कहां जाएगा, किसके घर में जाएगा। ठीक है, लीलावती के घर में जाएगा, कलावती के घर में जाएगा, स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी रहेगा मतलब वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। या फिर कह नहीं सकते हैं, कांट से। ये चार ऑप्शन है, अनीता, विनीता, चंपा, डोली। ये पैसे से भरा हुआ बैग किसके घर में जाएगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जल्दी से कोई कमेंट किए हैं किलर बाबू की, हु विल अप्लाई मोर फोर्स। नहीं तो आप बताओ देख करके क्या है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए। फटाफट फटाफट बताओ। स्टेशनरी, कलावती, लीलावती, हर तरह का बात आप लोग बोल रहे हैं। वास्तविकता में देखो, दिमाग आप लोग लगाए हैं क्या कुछ लोग कि इधर से लीलावती लगा रही, इधर से कलावती लगा रही है तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। गलत। देखो तुम कि ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है। अभी हम तुम लोग को समझाए कि वेक्टर चीख चीख के कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। तो बताओ जी, ज्यादा बड़ा लेंथ किसका है, फोर्स का है? कलावती का फोर्स का कि लीलावती का फोर्स का? साफ साफ दिख रहा है कि कलावती जो फोर्स लगा रही है उसका लेंथ ज्यादा है। तो ये पैसे से भरा हुआ बैग किसके घर में जाएगा? बहुत बढ़िया, कलावती के घर में जाएगा। ये पैसे से भरा हुआ बैग कलावती के घर में जाएगा, कलावती दीदी के घर में जाएगा। क्योंकि ये देखो वेक्टर चीख चीख के कहता है मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। आप लोग देखिए बेसिक बेसिक चीज में आप लोग फंसते हैं, क्योंकि बस रटते हो। कोई लिख रहा फूलमती है, फूलमती तो है भी नहीं यहां पर। खैर चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोग को सब कुछ क्लियर है अच्छे तरीके से? चलिए आगे बात करते हैं। मेरा पहला लाइव क्लास है, ठीक है, तो आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आपके फीडबैक के आधार पे हम इसको बेटर कर लेंगे, ठीक है। तो खैर आगे बात करते हैं हम लोग। अब एक और सवाल हम आप लोग से पूछ लेते हैं। चलो इतना खर्चा हो ही गया है तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। एक बार एक रेस लगा, ठीक है। इस रेस में चार लड़के दौड़ रहे थे। ये है पहला लड़का, ये दूसरा लड़का,
ये तीसरा लड़का और ये चौथा लड़का। इस रेस में 4 लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। तुम बताओ मेरे को कि इस रेस में सबसे तेज, इन सब में सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? पहला क्वेश्चन, सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? हु इज द फास्टेस्ट? कौन है सबसे फास्ट? भाई बताओ जल्दी से, इन सब में सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? हु इज द फास्टेस्ट? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन है सबसे तेज? चार 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 चार, बहुत बढ़िया। सबसे फास्ट दौड़ रहा है 4। अब मेरे को बताओ कि इस रेस में, बहुत सही बोले तुम लोग, सबसे तेज दौड़ रहा है 4। दिख भी रहा है कि इसका लेंथ सबसे ज्यादा है। अब बताओ इस रेस में फर्स्ट कौन आएगा? जल्दी बताओ फटाफट कि इस रेस में फर्स्ट कौन आएगा? दो, वेरी गुड। भले इस रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है 4, लेकिन आएगा फर्स्ट कौन? ये 2, जो दूसरा लड़का है फर्स्ट आ जाएगा। कारण कि रेस इधर चल रहा है, ये चौथा वाला भांग पी के उधर दौड़ रहा है। रेस इधर चल रहा है और चौथा लड़का उधर दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस रेस में फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट आएगा 2, सेकेंड 1 और थर्ड, तीसरा लड़का थर्ड ही आएगा। ऑफ ऑफ। और कौन कभी आएगा ही नहीं? ये जो चौथा लड़का है ये तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों भाई? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेस उधर चल रहा है और ये इधर दौड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को ये 2 पॉइंट तुम लोग के माइंड में फीड हो गया होगा कि वेक्टर का लेंथ जो होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, और वेक्टर का हेड उसका डायरेक्शन बताता है। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, बस गया होगा, रच गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्या क्या सीखे सर अभी तक हम लोग? क्या क्या सीखे अभी तक हम लोग इसमें? पहला कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी अल्फाबेट से। दूसरा कि वेक्टर का नामकरण करते हैं किसी अल्फाबेट से। दूसरा, वेक्टर को किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा बात कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और हेड उसका डायरेक्शन बताता है। इतना सब चीज हम लोग सीख लिए पीछे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट इसमें कि वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं 3D स्पेस में। अगर हम लोग चाहें तो वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं 3D स्पेस में। अच्छा सर, कैसे सर, बताइए जरा। मान लो बाबू की एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है। अगर हम चाह गए ना तो इस वेक्टर को उठा के यहां से ऐसे उठा के यहां ला सकते हैं, बट मेक श्योर ये पैरेलल ही हो, ठीक है। इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं 3D स्पेस में, ऐसे ऐसे, आगे पीछे, कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। अगर हम लोग चाहें तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये पेन एक वेक्टर है तो इसको हम लोग इधर 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 कैसे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये वेक्टर बी है, अगर हम चाहें तो इसको उठा के यहां ला सकते हैं, ये भी वेक्टर बी है। क्लियर है? तो वेक्टर को हम लोग चाहें तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे सर? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे सर, जरा बताइए। क्या तरीका है 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का? देखो सिंपल तरीका है यार। मान लो कि ये वेक्टर है ए, अच्छा वाह सर, बढ़िया सर, मजा आ गया सर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है वेक्टर
बी। हमको करना क्या है, दोनों के पूंछ को मिला देना है, पूंछ से पूंछ मिलाओ, पूंछ से पूंछ मिलाओ। ज्वाइन टेल फ्रॉम टेल, ज्वाइन टेल टू टेल, दोनों के पूंछ को मिला दो, दोनों के पूंछ को मिला दो। और ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है ना बाबू, ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है ना, एंगल तो क्योंकि ये बड़ा वाला भी है एक, तो ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें तो ऑलरेडी दोनों का पूंछ मिला हुआ है, दोनों का टेल आपस में ज्वाइंट है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पूंछ से पूंछ मिलाओ? मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो एक और सिचुएशन हम लोग लेते हैं, इसमें ना मिला हुआ है, हर केस में थोड़ी ना मिला हुआ रहेगा। ये है वेक्टर ए मान लो और ये है वेक्टर बी। देखो क्या ये है वेक्टर ए, अच्छा ये है वेक्टर बी, बहुत बढ़िया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब जरा बताओ मेरे को, क्या इन दोनों का पूंछ से पूंछ मिल रहा है? नहीं, एक का सर है और एक का पूंछ है, हेड और टेल आपस में ज्वाइंट है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो करना क्या है इस केस में, देखो पूंछ से पूंछ मिलाना पड़ेगा, तो पैरेलल शिफ्ट कर दो। अगर हम इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, यहां से उठा के यहां ले आएंगे ऐसे वेक्टर बी को, तो उस केस में देखो पूंछ से पूंछ मिल गया ना, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा कुछ लोग, कभी कभी आप लोग देखिएगा कि ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा ना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों है, ये आप लोग 9-10 में पढ़े हैं, अगर पढ़ाई किए होंगे थोड़ा भी तो, ठीक है। तो कई बार इस एंगल को भी कुछ लोग बोल देते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्लियर है? जैसे और देख लो, ये है वेक्टर P, ठीक है, ये है वेक्टर Q, एक का हेड है एक का टेल है, हमको तो पूंछ से पूंछ मिलाना, या हेड टू हेड भी मीट करा दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो क्या करें, ये जो वेक्टर Q है उसको उठा के इधर लाओ, ऐसे इधर लेके आओ, ठीक है, इधर लेके आ गए हम वेक्टर Q को, देखो दोनों का पूंछ से पूंछ मिल गया। अब इस एंगल को बोल देंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन टेल टू टेल, हेड टू हेड भी मीट करा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हम लोग अपने असली मुद्दा पे आएंगे कि दो वेक्टर को आखिर वास्तविकता में हम लोग जोड़ते कैसे हैं। हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स, कैसे दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे यहां से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे ऐसा हमको लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से अब देखना यहां पर। अब हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, किसी भी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स बना के नहीं पढ़ना है, ठीक है। किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं, बुकिश नॉलेज गेन कर रहे हैं, नहीं करना क्या है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है। सर नोट्स है, ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं, नहीं होगा तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। किसी भी चीज को बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, समझने का कोशिश करना है। फिजिक्स हम लोग के अगल बगल है, ठीक है, तो समझने का कोशिश करना है। हम लोग देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ठीक है जी। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पहले तो इसको पढ़ने का जरूरत क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हम शुरू में भी ये चीज डिस्क्राइब किए थे, पर एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि एक झोला है तुम्हारे पास, एक बकेट है, इसमें आलू है 10 kg, कितना आलू है 10 kg, ठीक है। तुम इसमें ऑलरेडी पहले से 10 kg है और तुम इसमें 5 किलो आलू और डाल दिया, तो तुम्हारे पास इस बकेट में कितना आलू हो गया, ऑब्वियस सी बात है 15 किलो आलू हो गया। क्या 10 जोड़ 5 15 करने के लिए तुमको कोई स्पेशल टेक्निक लगाना पड़ा, आराम से ऐड कर लिए।
आलू गाजर की तरह ऐड कर लिए, तो स्केलर क्वांटिटी को तो हम लोग आलू गाजर की तरह ऐड कर देते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या तुम वेक्टर क्वांटिटी को आलू गाजर की तरह ऐड कर सकते हो क्या? मान लो कि कोई एक डब्बा है, इस डब्बा पे कोई इधर से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, कोई और बंदा आके इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो सीधे 20 न्यूटन नहीं बोल सकते हैं, पूछेंगे डायरेक्शन किधर है। अगर इधर से ही फोर्स लगा रहा है तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ठीक है जी। अगर एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा और एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन रिजल्टिंग फोर्स। अगर कोई बंदा इधर से 10 न्यूटन लगा रहा और एक बंदा इधर से 10 लगा रहा है, तब 10 और 10 जानते हो कितना हो जाएगा? 10√2 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि कैसे होगा सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को आलू गाजर के जैसा नहीं जोड़ सकते हैं, स्केलर को आलू गाजर की तरह जोड़ सकते हैं, लेकिन वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं। तो वेक्टर को जोड़ने सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर को जोड़ने सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलिए अब कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो सबसे पहला लॉ है, लॉ सारा एक ही है, अलग अलग तरीके से बस बोला गया है। ठीक है, सबसे पहला लॉ है बेटा, उसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल लॉ। ये हम लोग का पहला लॉ है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ। हम ट्रायंगल लॉ को आपको समझाने का कोशिश करेंगे जिस लैंग्वेज में आप समझे, जो आपको डे टू डे लाइफ में जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो देकर के हमको समझाने का आपको कोशिश करेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लो कि पहले हम बताते हैं ट्रायंगल लॉ होता क्या है, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से ज्वाइन कर रहा हो, मान लो कि एक वेक्टर हो इधर वेक्टर ए और एक वेक्टर है इधर वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर इस प्रकार से मीट कर रहा हो आपस में कि एक का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन करता हो, अगर दो वेक्टर आपस में इस प्रकार से हो कि एक का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर रहा है, देखो ध्यान से, टेल को ज्वाइन कर रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल को और दूसरे के हेड को मीट करेगा। ये पहला वेक्टर है, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो पहले के टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक तो बात समझ में आई होगी। बात तो आपकी सही है सर। अब सवाल उठता है सर ये तो रटने वाला बात हो गया, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देकर के आप बताइए हमको। ठीक है, हम बिल्कुल देंगे रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बा में तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर तुम इसको धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो। ठीक है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये डब्बा रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक टेबल है, ऐसे टेबल के ऊपर एक ऐसे डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, इस डब्बा पे तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, और एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है इसी डब्बा पे। ठीक है, मतलब डब्बा पे एक फोर्स, अगर हम डब्बा को जूम करके देखें थोड़ा, इसी डब्बा को अगर हम जूम करके देखें जरा 8x में, तो डब्बा पे एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और एक फोर्स इधर मतलब इस साइड पे लग रहा है। बताओ ये डब्बा किधर जाएगा? क्या सीधे जाएगा? क्या ऐसे जाएगा? नहीं, ये डब्बा ऐसे या फिर कहें तो ऐसे जाएगा। ठीक है, एक फोर्स इधर से लगेगा किसी भी डब्बा पे और एक फोर्स इधर से लगेगा, तो डब्बा ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि तुमको समझ में आया है जो हम बोले? कोई एक अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखो, ये जो रिमोट है, ठीक है, इसको हम एक इधर धक्का दे रहे हैं, मतलब इस साइड धक्का दे रहे हैं एक हाथ से, और एक हाथ से इस साइड धक्का दे रहे हैं। ये जा किधर रहा है? इस तरफ जा रहा है। इधर एक फोर्स किधर है? इधर है, और एक फोर्स इधर था, गया ये अल्टीमेटली इधर। ये इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है,
तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हो कि एक का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन करता हो, देखो एक का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वाले के टेल को और दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन करता है। ठीक है जी। चलिए मैं आपको एक दो और कराता हूं, देखना जरा। मान लो बाबू कि एक फोर्स इधर है या फिर एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए, एक वेक्टर इधर है, वेक्टर बी, ठीक है। इनका रिजल्टेंट किधर होगा? पहले के टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करता हुआ इधर आएगा, ठीक है। एक इधर है वेक्टर एक्स, एक इधर है वेक्टर वाई। इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? पहले के टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर और लेते हैं हम लोग, इस बार तुम लोग बताना। एक वेक्टर P है और एक वेक्टर है आपका Q। आपको बताना है रिजल्टेंट का सही डायरेक्शन कौन सा होगा। ये या फिर ये, ए या फिर बी, बताओ रिजल्टेंट का सही डायरेक्शन कौन सा होगा? सही डायरेक्शन कौन सा होगा? ए या बी? फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए। ए, वेरी गुड। अरे पहला का टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेगा ना, तो सही डायरेक्शन तो ये होगा ना, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा, ए होगा। पहला का टेल को दूसरा को का हेड, देखो ये था वेक्टर P, ये था वेक्टर Q, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है यहां तक। अब हम तुम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने सिखाने वाले हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी हम तुमको सिखाएंगे। तरीका तुमको अगर याद ना भी रहे कि कैसे निकाले तो चलेगा, पर उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम तुमको तरीका भी सिखा देंगे कि कैसे वो रिजल्ट आया, ठीक है। डेरिवेशन तुम्हें याद ना रहे चलेगा, बट वो रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ये वो रिजल्ट दिखा करके दो चार क्वेश्चन करा करके हम आज आपका क्लास बंद करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से अगला 10-15 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास करते करते कुछ काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है जी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि हम लोग ए है, ठीक है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि इसका लंबाई भी ए होगा? काहे सर? क्या बताए थे? वेक्टर चीख चीख के कहता है मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। हम अगर मान लिए कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, ठीक है। तो वेक्टर का लेंथ ही वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए। उसी प्रकार वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा बी, मान लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो इसका लेंथ भी तो हम लोग बी मान सकते हैं ना,
क्योंकि वेक्टर चीख चीख कर कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। तो अगर इस वेक्टर का लेंथ क्या हम लोग b चाहें तो नहीं मान सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, मान सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तुमको पता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल को और दूसरे वाले को के हेड को ज्वाइन करेगा। जरा गड़बड़ हो गया, फिर से बना देते हैं। ये था हमारा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए था तो इसका लेंथ भी था ए। इसका लेंथ क्या मान लिए थे हम लोग? बी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका ये हो गया वेक्टर बी। हम लोग को ए और बी का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, हमको इंटरेस्ट है इसका जो रिजल्टेंट है, ये इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है जी, ये जो रिजल्टेंट है इसके मैग्नीट्यूड को निकालने में मेरा इंटरेस्ट है। देखो ये है रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालने में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? हम तुम लोग को क्या बताए हैं? वेक्टर चीख चीख के कहता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम लोग इसका लेंथ निकाल लिए तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है इसका लेंथ निकालने में। किसी प्रकार हम लोग अगर इसका लेंथ निकाल लिए तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका लेंथ निकालेंगे कैसे? सही बात है, कैसे निकालेंगे भाई इसका लेंथ? देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल रहता ना तो बहुत आसानी से क्या बोले हैं हम लोग को पाइथागोरस बुढ़ऊ कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको निकाल लेते है कि नहीं? प्लीज डिफाइन इट ऑन वर्डिंग। किसको बोल रहे हैं आप? ट्रायंगल लो को डिफाइन करने बोल रहे हैं क्या? ट्रायंगल लो को क्या आप डिफाइन करने बोल रहे हैं क्या? तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, ठीक है हम डिफाइन कर देते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तब तो हम लोग बड़े आसानी से इसको मैग्नीट्यूड निकाल दिए होते, पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल? जरा देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना बाबू कि यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मार देते हैं। बहुत कष्ट है जीवन में। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मार देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। चलिए, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मार देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर कुछ नहीं है, बस हम मार दिए। क्यों मार दिए? कि किसी तरह से हमको अगर ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ तो निकाल ही लेंगे। अच्छा, इसका लेंथ निकालने से क्या फायदा हो जाएगा सर? हम क्या बताए हैं कि वेक्टर चिक चिक के क्या बोलता है कि मेरा लेंथ ही मेरा मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम किसी प्रकार इसका लेंथ निकाल लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट है इसका लंबाई, इसका लेंथ निकालने में। ठीक है, मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो क्या हम इस एंगल को थीटा नहीं मान सकते हैं? अब आप लोग कहिएगा सर कैसे आप इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा? क्यों नहीं मान सकते हैं भाई? जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर ए है, राइट, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर हम वेक्टर बी को उठा के यहां शिफ्ट कर दें ऐसे, तो तुम बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा ना सर? ये एंगल बराबर होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया ये। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो छोटा छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, चलो हम इस लेंथ को नाम दे देते हैं कुछ
इसको हम नाम दे देते हैं y, इस लेंथ को हम नाम दे दिए y, और इस लेंथ को हम नाम दे दिए x। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, घूर के देखिएगा, बोलो तो हम बगल में बना देते हैं इस छोटा वाला ट्रायंगल को, ठीक है। इन स्मॉल ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल को देखना, सिर्फ छोटा वाला ट्रायंगल को देखिएगा, आप लोग घूरिएगा छोटा ट्रायंगल को। इन स्मॉल ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल जो है ये, इसको ध्यान से देखो। हम कोई नोमेनक्लेचर नहीं किए क्योंकि मेरा काम अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा जूम करके एक बार तुमको दिखा देते हैं। यार जूम करने की जरूरत ही क्या है, ये दिख नहीं रहा है क्या छोटा वाला ट्रायंगल? दिख रहा है, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। छोटा वाला ट्रायंगल में P के जगह पे क्या है, Y, और H के जगह पे क्या है, ये B। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि Y बराबर हो जाएगा B साइन थीटा? मतलब अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस Y के जगह पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं B साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन कौन बताता है, कोस थीटा। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच? चलो मेरे को बताओ, बी की जगह पे क्या है, एक्स, और एच के जगह पे क्या है, बी। तो इसको बोल देंगे एक्स अपॉन बी। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। तो हमको दो चीज मिल गया, एक्स का वैल्यू पहले तो मिल गया और वाई का वैल्यू मिल गया। एक्स का वैल्यू कितना मिला बाबू, एक्स का वैल्यू मिला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और y का वैल्यू b साइन थीटा। सर आप ये निकाल के क्या करिएगा, क्या फायदा होगा? अब देखो, अब तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, हमको इसका लेंथ ही ना निकालना है ये वाला का। तो अब देखते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल में, इन बिग ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल है इसको अब घूरो, ठीक है। पाइथागोरस बड़ो क्या बोले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको साफ साफ नजर आ रहा होगा। पाइथागोरस क्या बोले हैं, कोई ऑफेंड ना हो जाए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ एच के जगह पे क्या है, ये आर, तो क्या हो जाएगा इस आर का स्क्वायर। पी के जगह पे क्या है, बी साइन थीटा, वाह, बी साइन थीटा का स्क्वायर। बेस के जगह पे ये पूरा है, ये इतना दूर है ए और इतना दूर है बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। देखते रहना। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो b की जगह पे क्या है, b cos थीटा प्लस b स्क्वायर, यानी कितना, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इतना मत समझाने बोलना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो क्या आया यहां पे, जगह थोड़ा कम पड़ गया है हम लोग को, ऊपर लिख दे रहे हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इस ए स्क्वायर को पहले रख दिए हम लोग, फिर देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, खोपचे में निकाल लिए, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और क्या रह गया, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा।
यहां से स्क्वायर हटेगा तो तुमको पता है ना, अगर यहां से स्क्वायर तुमको पता है ना कि यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक सेकेंड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला हम लास्ट में लिखे तुम सब भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, एक बार हम लिख देंगे इसको फिर से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 2-4 सवाल करना है हम लोग को इसके ऊपर, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या आया बाबू, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट का वैल्यू आया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से हम क्वेश्चन कराते हैं। मान लो एक डब्बा है, ठीक है, इस पे 2 फोर्सेस लग रहा है, एक इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, एक इधर से लग रहा है, कोई इधर से खींच रहा है इसको, चलो मान लेते हैं कि 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तुमको कोई बोला कि रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है 10 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 20 का स्क्वायर, प्लस 2 ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 20, और कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, 2 ने 2 को काट दिया। 10 का स्क्वायर कितना 100, 20 का स्क्वायर 400, और 10 इंटू 20 200। अगर हम लोग सबको जोड़ लें तो होगा अंडर रूट 700 यूनिट, मतलब कि 10 रूट 7 न्यूटन। ठीक है जी, क्या ये समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपसे। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। The root will be removed from a square plus b square, right? Root will be removed. मैं समझा नहीं, क्यों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट क्यों हटाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए। ये फॉर्मूला है आपके पास होगा अंडर रूट, 2 बार दोहराओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक डब्बा है, इस पे एक बंदा
कलावती इधर 10 न्यूटन लगा रही है और लीलावती इधर 10 न्यूटन लगा रही है, यानी F1 भी 10 है और F2 भी कितना है 10 है, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को। रिमूविंग इट फ्रॉम द फॉर्मूला, नहीं 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 नहीं, रूट फॉर्मूला से क्यों हटेगा, क्यों हटेगा फॉर्मूला से रूट, नहीं। फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाइए। टेन रूट टू, वेरी गुड अनुपमा सिंह, शाबाश। 10 रूट 2, टेन रूट टू। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ गए हैं बिना कॉपी किताब लिए। कॉपी वगैरह लेके बैठोगे तो तुमको इस क्लास का फायदा होगा, फील आएगा, नहीं तो बस यूं ही टाइम पास करना है तो कोई मतलब नहीं है। 10 रूट 2, वेरी गुड। अंडर रूट 200 या 10 रूट 2 दोनों सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। समीर, रेहान, आका, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। 10 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं और भी ढेर सारा सवाल कराऊंगा इसमें, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक डीपीपी डाल दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। और इस क्लास को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगला क्लास जो होगा हम लोग का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें ये पहला लाइव क्लास था। इसको हम लोग अल्टरनेट डेज में ये क्लास ले सकते हैं। एक और क्लास मैं लूंगा तो पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा, आपको यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सब समझ में आ जाएगा। चलिए, सबको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में। हो सकता है हम अल्टरनेट डेज में ये क्लास लें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।